दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो वीडियो था मैंने प्रोसेसिंग टाइम पे बनाया था, उसके ऊपर आपका बहुत लोगों का प्यार मिला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने चाहता हूं वो ये है कि मैं आज आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं या कमेंट करके पूछते हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब वो कितनी देर के लिए वैलिड होता है। देखिए, जो अगर आपका नया पासपोर्ट है तो आपको 10 साल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी है 10 साल की होती है। और अगर जिस दिन आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भरते हैं उस दिन आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल है या 3 साल है या 2 साल है, तो उस हिसाब से आपकी जो आपका जो वीज़ा है वो पासपोर्ट की वैलिडिटी के इक्वल ही मिलेगा। अगर आप आज फाइल लगाते हैं और आज आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 4 साल रह गई है तो आपको 4 साल का ही कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया है तो आपको 10 साल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में जो लोग पूछते हैं मेरे से कि अगर हम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा जाते हैं तो कितनी देर के लिए हम वहाँ पे रह सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा जाते हैं तो एट ए टाइम पहले जब भी आप जाते हैं तो एक बारी में 6 महीने तक आप कनाडा में रह सकते हैं। अब जो है कनाडा में आपको 6 महीने से पहले पहले वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब 1 या 2 दिन पहले ही चाहे आप निकल जाइए, तो 6 महीने से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते एट वन वन टाइम। मतलब एक बारी जब आप एंटर करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी है 6 महीना होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा जाते हैं तो आप 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे स्टे मत करिए, बल्कि एक हफ्ता पहले ही आप वहाँ से आ जाइए वापस। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में जो लोग पूछते हैं कि इसको, कई लोग इसको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, तो इसको वो पूछते हैं कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा का क्या मतलब है, इसको मल्टीपल एंट्री क्यों कहते हैं। तो जो कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो उसका मतलब होता है कि आप कितनी बारी भी आ सकते हैं, कितनी बारी भी जा सकते हैं, आप कितनी बारी भी कनाडा जा सकते हैं, कितनी बारी भी वापस आके फिर दोबारा जा सकते हैं। तो इसको इसीलिए इसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहा जाता है। तो 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी 10 साल की होती है। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि आपको समझाया, उस हिसाब से वो 10 साल की जो मैक्सिमम वैलिडिटी का आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में लोग मेरे से पूछते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा उसको कितने तरह के नाम दिए गए हैं। पहला तो भाई कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, जो फर्स्ट नेम है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, इसको कनाडा विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, इसको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं और TRV भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। तो इसका जो मेन नाम है वो TRV ही है, टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा। क्योंकि हम आम आदमी है जो आम भाषा में इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा, तो हम इसको टूरिस्ट वीज़ा के नाम से बोलते हैं या विजिटर वीज़ा के नाम से बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है। जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसको यूज़ कर लेता है उस नाम को। तो अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो ज़्यादातर लोग मेरे को जो फ़ोन करते हैं या मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं कनाडा में। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा में काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हैं तो वो इलीगल है काम करना, और अगर आप पकड़े गए तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं, बैन भी आपके ऊपर लग सकता है। तो इसलिए आप कभी भी कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर काम मत करिए, आप उसको कन्वर्ट कराइए। पहले आप वहाँ जाके जॉब ढूंढिए, जॉब लीजिए, LMIA लीजिए, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कराइए, उसको वर्क परमिट इशू करवाइए, उसके ऊपर आप काम करिए। तो ये है मेथड, जो जो लीगल मेथड ये है कि आपको पहले जॉब लेनी है, जॉब लेके LMIA लेके फिर आपने वर्क परमिट लेना। तो उस वर्क परमिट पे आप काम करिए, ना कि सीधा ही जाके आप टूरिस्ट वीज़ा पे काम करें, वो इलीगल है, उसमें आप फंस सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम चलते हैं छवें क्वेश्चन पे। तो छवें क्वेश्चन में लोग
अक्सर लोगों ने लोन लिया होता है तो वो मेरे से पूछते हैं कि मैंने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में, तो उसमें लोन की किस्त कट रही होती है, तो क्या उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा फ़ाइल पे? तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो लोन है वो रेगुलर चल रहा है और आपकी जो स्टैंडिंग अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, मतलब बैंक स्टेटमेंट वीक नहीं होनी चाहिए, अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो लोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि लोन एक पॉजिटिव ही लेते हैं एम्बेसी वाले कि आपके ऊपर लाइबिलिटी, आप वापस इंडिया आओगे। और मोर ओवर जो लोन है वो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को दिखाता है सोसाइटी में, क्योंकि बैंक वाले उसी को लोन देते हैं जो लोन पे कर सकता है, वो हर किसी को लोन नहीं देते। ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसको पॉजिटिव वे में दिखाता है, इसको आप नेगेटिव मत लीजिए। अगर लोन की किस्त कट रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको दिखा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप वो वाला अकाउंट मत दिखाइए जिसमें लोन की किस्त कट रही है, आप दूसरा अकाउंट दिखा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या होता है कि लोगों ने फाइल लगाई होती है तो उसके बाद बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाती है। तो जब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आते हैं तो उसके बाद जाके वो बायोमेट्रिक दे आते हैं वीएफएस में जाके। तो उसके बाद आके वो पूछता है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपने चेक करना है जीसी की अकाउंट में कि जो आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं, जैसे आज आपने बायोमेट्रिक दिए तो कल या परसों तक वो अपडेट हो जाने चाहिए वहाँ पे जो जीसी की अकाउंट है उसमें लिखा आ जाना चाहिए कि योर बायोमेट्रिक्स हैव बीन अपडेटेड, उसमें डेट आएगी बकायदा कि जिस डेट को आप बायोमेट्रिक दे के आए हैं। अगर विद इन ए वीक्स टाइम वो नहीं अपडेट होते तो आप एम्बेसी को ईमेल लिखिए कि ऐसे ऐसे मैंने इस डेट को बायोमेट्रिक दिए थे, और अपनी BIL अपनी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर उसके साथ अटैच करिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मेरे जो बायोमेट्रिक्स है वो अपडेट कर दें मेरे जीसी के अकाउंट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप बायोमेट्रिक दे के आएँ तो आप चेक करिए अपने जीसी की अकाउंट में कि वो अपडेट हो गए हैं या नहीं हुए। तो अब हम इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। और 8वें क्वेश्चन में क्या है कि आजकल क्या है कि लोगों ने बड़ी पुरानी फाइल्स अपनी लगाई हुई हैं, उनको काफ़ी देर हो गई है, उनका जवाब नहीं आ रहा। तो कईयों ने 2020 में भी लगाई हुई है फाइल, उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कईयों ने पिछले साल लगाई थी, उनका अब तक रिप्लाई नहीं आया। तो उसका वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि हम क्या करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको जल्दी है या आप नहीं वेट कर सकते, तो आप अपनी फाइल को विड्रॉ करके दोबारा लगा दीजिए। अब जैसे अगर अपनी फाइल आप विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जब आप दोबारा फाइल लगाएंगे दोबारा आपको फ़ीस भी भरनी पड़ेगी, और अगर आप एजेंट के थ्रू लगाएं तो एजेंट की फ़ीस भी दोबारा देनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दोबारा लगा दीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि मैं दोबारा पैसे नहीं खर्चना चाहता, तो आप वेट करिए कि जब तक वो एम्बेसी आपको रिप्लाई नहीं देती। अगर आप फाइल को विड्रॉ करके दोबारा लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ कि जो एजेंट है वो दोबारा अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, पर हम कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करते फाइल लगाने के लिए। अगर आप हमारे पास आते हैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ करके दोबारा लगाना चाहते हैं तो हम विदाउट एनी फाइल मेकिंग चार्जेज या फाइल को सबमिट करने के कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम दोबारा आपकी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट कर देंगे। यही है कि आपको जो अपनी एम्बेसी फ़ीस है वो दोबारा भरनी पड़ेगी, वो तो अगर आप पुराने एजेंट से भी लगवाएंगे तो भी भरनी पड़ेगी। इसमें ऐसे है कि अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो गए हैं तब तो सिर्फ $100 आपको फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी। अगर आपके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए अभी तो पूरी फीस $185 आपको दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजन है ये आपका है। आपने ये सोच समझ के अपना ये कदम उठाना कि आप वेट करना चाहते हैं या आप अभी उस फाइल को विड्रॉ करके दोबारा लगाना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वें क्वेश्चन में लोग मुझसे ये पूछते हैं कि होटल बुकिंग पे वीज़ा इजीली आता है या स्पॉन्सरशिप लेटर हो तभी इजीली आता है। देखिए, मैं आपको इस चीज़ का पहले भी जो मेरी एक वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विजिटर वीज़ा है या जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं वो होटल बुकिंग पे ही लगते हैं। तो इससे आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि होटल बुकिंग पे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको उसके उसके ऊपर भी वीज़ा मिलने के उतने ही चांसेस है जितने स्पॉन्सरशिप पे लेटर के साथ आपको मिलने के चांसेस है।
बस सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है तो आपका एक गारंटी लेने वाला वहाँ पे एक आदमी होता है, आपका जान पहचान का आदमी होता है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास थोड़े से फंड्स कम भी है, अगर आपके पास 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में या 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में, तब भी आपका जो है वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, क्योंकि आप आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर है। आप आपके एक जान पहचान के व्यक्ति के पास जाके आप रहेंगे, वो आपका खर्चा करेगा, तो इसके कारण आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर आप होटल बुकिंग में करते हैं तो आपको थोड़े से फंड्स ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। भाई यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ लोग मुझे बाहर से फ़ोन करते हैं, जैसे दुबई से, कतर से, कुवैत से या सिंगापुर से फ़ोन करते हैं मुझे और मुझसे पूछते हैं कि सर मैं यहाँ से विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है चाहे, फिर भी आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो आप अपने कागज़ मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी फ़ाइल ऑनलाइन लगा दूंगा आपके बिहाफ पे, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और भी जो अच्छी बात है इसमें कि आप अपने बायोमेट्रिक्स भी अपने जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जो आपके पास जहाँ पे आप काम करते हैं, जिसे वहीं पे जो आपके पास VFS पड़ता है वहाँ पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स भी दे सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर आपकी जो प्रोफाइल है अच्छी, आपके जो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो आपको वीज़ा 100% ग्रांट होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं उसके बारे में मैंने जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरे जो जवाब है वो आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे थोड़े से, और आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली होंगी और आपको कुछ नई बातें समझने का मौका भी मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, आज पहली बारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।